हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं 17वीं बीपीएससी के लिए। एंड एज वी नो कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है एप्लीकेशन का 4 नवंबर तक, और प्री एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट भी 13 दिसंबर बताया गया है। अगेन कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अगेन ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब पे देख रहे हैं। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर दूसरे रिसोर्सेज के लिए आप selectcivils.com विजिट करके वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं। एंड लास्ट लेक्चर्स में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखा था। हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार की शुरुआत की थी आपका ब्रिटिश या फिर यूरोपियन के एडवेंट से लेकर, जिसमें पोर्टुगीज़, डच, अलग अलग फ्रेंच, इन तरह की कॉलोनीज़ कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई और बिहार के पर्सपेक्टिव में क्या उनका इंपॉर्टेंस रहा है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप बिहार प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर्स को देख सकते हैं जो कि हमने प्रीवियसली अपलोड किया है। ये सारे लेक्चर्स अगेन काफ़ी क्यूरेटेड हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, ताकि आप इंग्लिश मीडियम रिसोर्सेज के लिए अच्छे से तैयार हो पाएँ। ऑलराइट, ये सब बेसिक बातें थी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली खिलाफत मूवमेंट और इसके बाद के इंसिडेंट्स देखेंगे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में प्रभावित करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को, और उस पर भी स्पेशली बिहार को। 17वीं बीपीएससी में हम जानते हैं कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका मेन हिस्ट्री पेपर का पार्ट है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट, इसका क्या बैकग्राउंड था, इसकी क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रहे, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखिए बैकग्राउंड इसका जानते हैं कि वाई खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड और किस तरह का शेप ये लेता है टाइम के साथ। तो वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है, या वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही ऑटोमन एम्पायर जो थी, प्रेजेंट डे आप रफली टर्की कह सकते हैं, ये कह रही थी सेंट्रल पावर्स को सपोर्ट कर रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 में 2 पावर्स थे, एलाइज पावर्स और दूसरा आपका सेंट्रल। एंड एज वी नो एलाइज को लीड कर रहा था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, और एलाइज पावर में जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह के कंट्रीज़ थे। खैर, वो जब मॉडर्न हिस्ट्री हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वी शैल हैव ए लुक अपॉन दैट। अभी ये जान लीजिए कि ऑटोमन एम्पायर जो थी वो सेंट्रल पावर को सपोर्ट कर रही थी, और जिसके हार के बाद आफ्टर द डिफीट द विक्टोरियस एलाइड पावर्स डिसाइडेड टू डिवाइड टर्कीज टेरिटरीज एमंग देमसेल्व्स की। अब हम जीत चुके हैं, तो जो टर्की के अंदर कंट्रोल वाली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी या टेरिटरीज थी, उसका आपस में बंटवारा किया जाए। तो उसमें एक ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ह्यूमिलिएशन ऑफ खलीफा। खलीफा क्या होते हैं? रिलीजियस एंड पॉलिटिकल दोनों तरह के हेड होते थे। अब ये कॉन्सेप्ट खलीफा का एलिमिनेट कर दिया गया है, बट वो प्रॉफिट मोहम्मद, उनके बाद एक वन लीडर जो कि पैन मुस्लिम नेशन का लीड करते थे, ही वॉज नॉन एज खलीफा। तो ये एक ह्यूमिलिएशन ऑफ खलीफा भी हुआ कि ऑटोमन खलीफा जो कि कंसिडर्ड होते थे स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड वाज ह्यूमिलिएटेड, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग आउटरेज एमंग इंडियन मुस्लिम्स। तो जैसे मैंने कहा कि वो पैन मुस्लिम उम्मा का वन नेशन का कॉन्सेप्ट है इस्लामिक बिलीफ में, तो उनका जो लीडर था, तो वो सारे दुनिया के मुस्लिम्स का एक लीडर माने जाते थे, स्पेशली रिलीजियस, स्पिरिचुअल। तो उनका जब ह्यूमिलिएशन हुआ ऑटोमन खलीफ, तो उससे इंडिया में भी काफ़ी रिसेंटमेंट हुआ। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना कि खिलाफत मूवमेंट को हवा मिली। उसके बाद था ब्रिटिश एक्शंस, पार्टिकुलरली ब्रिटिश एक्शंस अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, जो हमने अभी देखा इंडियन मुस्लिम को काफ़ी बुरी तरीके से हर्ट करती है। लीडर के साथ छेड़छाड़ या किसी तरह का कुछ हो जाना ऑब्वियसली उनके लोगों को हर्ट, परेशान करता ही है। उसके साथ साथ फिर थे रिलीजियस कंसर्न। खलीफा वाज सीन एज रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम, जैसा हमने कि देखा अभी। ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू हिम बाय द ब्रिटिश एंड देयर एलाइज वाज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन इस्लामिक वर्ल्ड, और स्पेशली इंडिया में तो था ही, जिसके आगे हम देखेंगे कि रिप्लाई में खिलाफत मूवमेंट स्ट्रांगली आगे आती है। और इमोशनल अपील टू इंडियन मुस्लिम, द मूवमेंट एम्ड टू डिफेंड द ऑनर ऑफ खलीफा, क्योंकि ऑब्वियसली वो रिलीजियस हेड थे, गुरु थे। दे आर बाय अपीलिंग टू रिलीजियस सेंटिमेंट टू इंडियन मुस्लिम्स के आपके खलीफा को, लीडर को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, सो यू विल हैव टू हैव सम एक्शन अगेंस्ट दिस, कि आप रजिस्ट करिए। और एंटी ब्रिटिश चल ही रहा था मूवमेंट, जैसा कि हमने देखा। सो इससे क्या होता है, स्टार्ट होता है खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनता है, और उसका फर्स्ट ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन नवंबर 24, 1919 में, जो कि दिल्ली में अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। और ये एक रिजोल्यूशन पास करती है कि ब्रिटिश को किसी तरह से हम कॉपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड करने में भी एक स्ट्रॉन्ग
फोर्स थी ब्रिटिश, और वो ऑटोमन टेरिटरीज़ को आपस में बांट रही थी, और ऑब्वियसली ब्रिटिश भी इंडिया में ही ह्यूमिलिएशन का कारण बनी थी इंडियंस का। तो इन तरह से पॉलिटिकल ब्रहाहा जो है, जो इस तरह के टर्बुलेंसेस आए, इसकी वजह से एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि वी विल बायकॉट द कोऑपरेशन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन हम सामने लाएंगे, वी शैल नॉट कोऑपरेट टू ब्रिटिशर्स। फिर क्या होता है, पटना में एक मीटिंग होती है 30 नवंबर 1919 को। कहाँ पे, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, एंड टू डिसाइड ऑन पार्टिसिपेटिंग द पीस सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें कौन थे, हसन इमाम प्रपोज करते हैं मौलाना रशीदुल हक का नाम प्रेसिडेंट के लिए, जिसको सपोर्ट करते हैं राजेंद्र प्रसाद। जो कि ये मीटिंग हुई है, इसमें जो पार्टिसिपेट करना है पीस सेलिब्रेशन को, आज़ादी को, शांति को मनाने के लिए। सो हसन इमाम वाज प्रपोज्ड एज, हसन इमाम गेव प्रपोजल अबाउट शाह रशीद, और उसको सपोर्ट था राजेंद्र प्रसाद जी का। उसी तरह से रांची रेजोल्यूशन भी पास होता है खिलाफत मूवमेंट के टाइम में, अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इस तरह का एक सिमिलर नॉन कोऑपरेशन का रेजोल्यूशन पास होता है कि अब ब्रिटिश को कोई किसी तरह का कोऑपरेशन नहीं करना है हमें, क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इशू चल ही रहा था, उसके साथ साथ जो इनके रिलीजियस हेड थे, खलीफा थे, यानी माना गया कि इनका इंक्रोचमेंट होने लगा अब रिलीजियस साइट्स पे भी। तो हमने 1857 के रिवोल्ट में भी देखा था कि रिलीजन वाला एंगल कैसे ज़्यादा ट्रिगर कर देता है इंसान के इमोशंस को। सो ये एक मेजर रीज़न बना, और इस तरह के रेजोल्यूशंस रांची में भी पास किए गए। देन क्या होता है, एक बार हम मेजर इवेंट्स और एक्शन देख लेते हैं कि होता क्या क्या है। तो फर्स्ट हड़ताल होता है बिहार में मार्च 1920 को, मुस्लिम ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल यानी कि स्ट्राइक अक्रॉस बिहार इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट वर सीन इन मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा और डाल्टनगंज, जो कि प्रेजेंट डे झारखंड का हिस्सा है। इन सारे एरियाज़ में हड़ताल ज़ोर शोर से होता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये होता है, अराइवल ऑफ मौलाना शौकत अली पटना आते हैं। कब, तो अप्रैल 1920। प्रोमिनेंट खिलाफत लीडर थे मौलाना शौकत अली, विजिटेड पटना एंड द मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड अलग अलग जगहों पर बिहार में, ताकि इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को बढ़ाया जा सके, हवा दिया जा सके। उसके बाद देखते हैं प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन थे इस मूवमेंट के, यानी खिलाफत मूवमेंट के। तो सबसे पहले मौलाना शौकत अली, की लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, इंस्ट्रूमेंटल इन ऑर्गेनाइजिंग कॉजेज इन बिहार। तो मौलाना शौकत अली, देन मौलाना मजहरुल हक, ये सब काफ़ी प्रोमिनेंट नेम्स हैं, यू मस्ट हैव हर्ड, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। एक्टिवली सपोर्टेड द मूवमेंट, और एक बड़ा पाइवेटल रोल प्ले करते हैं इसको आगे बढ़ाने में। देन राजेंद्र प्रसाद एंड ऑब्वियसली जय किशोर प्रसाद, दिस प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम बिहार वेयर इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग द मूवमेंट। मौलाना नूरुल हसन एंड मोहम्मद सफ़ात ऑल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट। फिर है धरिंदर प्रसाद, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया बिहार के कॉज के लिए, यानी इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। ऑल राइट, उसके बाद देखते हैं कि यूनिक रोल ऑफ बिहार और गुजरात का क्या रहा। तो प्रोएक्टिव अप्रोच, सबसे पहले बिहार और गुजरात वर द ओनली टू प्रोविंसेस जहाँ पर उनकी प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंसेस में, यानी कि स्टेट कॉन्फ्रेंस में, यानी एक तरह से राज्य सरकारों में ये डिक्लेयर किया कि नॉन कोऑपरेशन को जारी रखना है, बढ़ावा देना है। कब, इससे पहले कि नागपुर सेशन में इसे कांग्रेस ने ज़ोर शोर से उठाया कि हमें नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन पास करना है। उससे पहले ही आप एक तरह से कहिए तो बिहार और गुजरात सरकारों ने इसका ऐलान कर दिया था। जैसे एनआरसी सीए के टाइम आपने देखा होगा, कई स्टेट ने रेजोल्यूशन पास किया कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। उसी तरह से बिहार में नॉन कोऑपरेशन को लेकर, और बिहार के साथ साथ गुजरात को भी प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि वी शैल कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन। इससे पहले कि नागपुर सेशन में वो चीज़ उठाई गई, उससे पहले भी बिहार और आपके गुजरात में ये प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में ये बातें साफ कर दी गई थी। ऑल राइट, फिर क्या है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। क्यों, तो एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन विद द ब्रिटिश फॉर द मिस ट्रीटमेंट ऑफ खिलाफत विच लेड टू द खिलाफत मूवमेंट, जो कि हमने बिल्कुल शुरुआत में भी देखा। तो खिलाफत मूवमेंट में भी लेड बाय महात्मा गांधी, और मेन क्या था, खिलाफत यानी खलीफ या खलीफा से उनके पोजीशन पे, उनके रिस्पेक्ट में या उनके डेजिग्नेशन पे छेड़छाड़ करना। फिर आता है 12वां बिहार का प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, ये होता है अगस्त 18 से 29 तक 1920 में भागलपुर, जिसमें कि प्रेसिडेंट होते हैं राजेंद्र प्रसाद। एंड
और धीरेन्द्र प्रसाद जो कि दरभंगा से थे, ये प्रेजेंट करते हैं एक रेजोल्यूशन की नॉन कोऑपरेशन हमें जारी रखना है। एंड इट वाज सपोर्टेड बाय शाह मोहम्मद जुबैर जो कि मुंगेर से थे, गुलाम इमाम जो कि पटना से थे, और बाबू गोरख प्रसाद जो कि मोतिहारी के रहने वाले थे। सो द रेजोल्यूशन वाज पास्ड विद ए लार्ज मेजोरिटी टू सपोर्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री। ऑल राइट। और बिहार और गुजरात वेर द ओनली टू प्रोविंसेस दैट हैड कॉल्ड फॉर नॉन कोऑपरेशन इवन बिफोर कोलकाता सेशन, जो कि हमने अभी जस्ट देखा। उसके बाद क्या होता है, कमिटी वाज फॉर्म टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन की, जो हमने रिजोल्यूशन पास किया ये किस हद तक इम्प्लीमेंट की जा रही है, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। और इस कमेटी को सजेस्ट करते हैं महात्मा गांधी, और इसमें कई सारे लोगों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक और शाह मोहम्मद जुबैर, जो कि इन नामों से हमने जस्ट अभी पहले भी अपने आप को फेमिलियर किया। ऑलराइट। फिर होता है स्पेशल सेशन कलकत्ता का सितंबर 1920 में। इट वाज लेड बाय लाला लाजपत राय, जहां गांधी जी ने प्रोग्राम को नॉन कोऑपरेशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ, नॉन कोऑपरेशन एज ए कांग्रेस प्रोग्राम 2 हम इसको प्रोपेगेट करेंगे आगे। फिर आ जाता है नागपुर का एनुअल सेशन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज गिवन फुल इंडोर्समेंट। हमने देखा इससे पहले कोलकाता सेशन में हुआ, लेकिन यहाँ पर इट वाज गिवन फुल इंडोर्समेंट। द मूवमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व द बाइकआउट ऑफ काउंसिल इलेक्शंस, और प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ बिहार लाइक मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ये सब क्या होते हैं, काउंसिल इलेक्शन से विड्रॉ कर लेते हैं, यानी हमें कॉपरेट ही नहीं करना, हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना। सो दिस पीपल विड्रॉ फ्रॉम काउंसिल इलेक्शन। और बहुत सारे मैनी प्रोमिनेंट एडवोकेट सच एज अनुराग नारायण सिंह, जितेंद्र प्रसाद, मथुरा प्रसाद, इस तरह के लोग अपने लीगल प्रैक्टिसेस को भी छोड़ देते हैं कि वी हैव टू शो कि हमें आपसे कोई खास मतलब नहीं है। सो इन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़े, काउंसिल इलेक्शन से अपने आप को विड्रॉ किया, और बहुत सारे लोगों ने अपने पोजीशन से भी रिजिग्नेशन दे दिया। जैसे कि यहाँ पर एक हम मेंशन किया है, महेश प्रसाद एक ऑनररी मजिस्ट्रेट थे जो कि छपरा के रहने वाले थे, उन्होंने अपने पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया, ये दिखाने के लिए कि वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, वी आर नॉट कोऑपरेटिंग। दैट इज़ व्हाट नॉन कोऑपरेशन मीन्स। उसके साथ क्या होता है, किसान मूवमेंट जो कि नॉर्थ बिहार में चल रहा था, एंड इट वाज लेड बाय स्वामी विद्यानंद, ये भी गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और फिर आता है पटना लॉ कॉलेज। इसमें भी इनके स्टूडेंट जैसे सैयद मोहम्मद शेर और अब्दुल बारी फ्रॉम बिहार नेशनल कॉलेज लेफ्ट देयर स्टडीज़। मैनी स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ी, लीगल प्रैक्टिसेस ने प्रैक्टिस छोड़ा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने हर तरह से, यानी नॉन कोऑपरेशन उन्हें शो करना था। अब्दुल बारी लेटर बिकेम प्रोमिनेंट लेफ्टिस्ट फिगर। अब होता है गांधी जी का आगमन बिहार में। ड्यूरिंग हिज विजिट टू बिहार, साल था 1920 का दिसंबर, नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेर इस्टेब्लिश्ड इन 1921। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय बनता है ये गांधी जी के विश के अकॉर्डिंग 1921 में, और गांधी जी फॉर्मली इनाग्रेट करते हैं उद्घाटन कॉलेज का और बिहार विद्यापीठ कब, तो फरवरी 6, 1921 में। एंड देन मजहरूल हक एंड ब्रज किशोर प्रसाद वेर अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर एंड चांसलर ऑफ बिहार विद्यापीठ। ऑल राइट। चलिए, फिर है जुलाई 1922 में 6 नेशनल स्कूल्स को बिहार में ही, बिहार के सिर्फ मुंगेर में ही 6 नेशनल स्कूल्स को खोला जाता है। दिस वेयर क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क्स किए गए। जब मूवमेंट थोड़ी पॉज होती थी, धीमी पड़ती थी, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाता था, अदरवाइज अपने पूरे फुल फोर्स के साथ होते रहती थी। ये पॉज एक्शन पॉज वाला चलता रहा है, क्योंकि किसी भी मूवमेंट पर आप एनर्जी एक बार में बहुत लंबे टाइम तक लगाकर नहीं रख सकते। कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, तो ये आपका बिहार में ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद और एक चीज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिलक स्वराज फंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तिलक स्वराज फंड का बनाया जाना, ये कब होता है, आफ्टर द डिमाइस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी के डेथ के बाद ये बनाया जाता है। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी सेट करती है तिलक स्वराज फंड, और जिसको हेड करते हैं श्री कृष्ण बाबू। अब देखते हैं कि हाउ इट रीच्ड एट इट्स पीक, अपने टॉप पर कैसे पहुंचता है बाय द एंड ऑफ 1921, और बिहार के अलग अलग रीजन्स पे भी कैसे ये पहुंचता है। अब तो क्या होता है, ब्रिटिश सेंड द प्रिंस ऑफ वेल्स टू इंडिया भेजती है, वेल्स के प्रिंस को इंडिया भेजती है, इस अटेम्प्ट से कि वो रिवोल्यूशनरी जो सेंटिमेंट्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं इनको दबाया जा सके। और दिसंबर 22, 1921 में देयर वाज ए कंप्लीट शटडाउन इन पटना, जो कि प्रोटेस्ट चल ही रहा था, और ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स का आना होता है इसके अगेंस्ट एक कंप्लीट शटडाउन, पूरी तरह से पटना को बंद कर दिया जाता है। और इस विजिट के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जो कि 16वां सेशन होता है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इन द 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस एट हजारीबाग, है ना, लेड बाय सरला देवी, ए रेजोल्यूशन वाज पास टू बॉयकॉट द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट, की उसका आने का हम पुरजोर विरोध करते हैं।
सो 16 सेशंस में इसका एक कॉन्फ्रेंस में जो कि हज़ारीबाग में हुआ था, रेजोल्यूशन वाज पास्ड। फर्दर क्या होता है, जैसा किसी भी मूवमेंट को दबाने के लिए होता है, मैनी लीडर्स वेर अरेस्टेड एंड फेस्ड ब्रूटल टॉर्चर फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोटेस्ट। ऑब्वियसली हमेशा हम देखते हैं कोई सा भी मूवमेंट में सप्रेस किया जाता है मोस्टली बाय फोर्स ही। तो मजहरुल हक डिस्क्राइब दिस इंसिडेंट, जो अपनी किताब एक लिखते हैं द मदर लैंड, उसमें बताते हैं कि हाउ द मूवमेंट वाज सप्रेस्ड और किस तरह का प्रताड़ना लीडर्स के साथ या कैडर्स के साथ किया जाता है। उसके बाद होता है चौरी चौरा इंसिडेंट, काफ़ी फेमस है मॉडर्न हिस्ट्री में। चौरी चौरा इंसिडेंट में उत्तर प्रदेश में एक जगह थी जहाँ पर गुस्साए भीड़ ने अटैक कर दिया था एक पुलिस स्टेशन को, जिसमें कई सारे पुलिसमैन मारे जाते हैं। बेसिकली पुलिस स्टेशन को आग में झोंक दिया जाता है, सेट ऑन फायर। तो इससे क्या हुआ, हिंसा का जैसे ही इस्तेमाल हुआ, तीनों की गांधी जी का जो सिद्धांत था, जो प्रोसेस था, उसमें कहीं से भी हिंसा की जगह थी ही नहीं। सो गांधी जी वॉज डिसहार्टेंड बाय दिस इंसिडेंट, यानी दिस चौरी चौरा इंसिडेंट, और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो माइटी ब्रिटिश फोर्स है, तुम अगर ताकत से उनको डराना चाहोगे तो वो और आसानी से उसे सप्रेस कर सकते हैं। झूठा ही सही, लेकिन डेमोक्रेटिक उनका मेथड होता था ना कि आप अपनी बातों को डेमोक्रेटिकली रखिए। सो एनी मूवमेंट या फिर एजिटेशन वॉज बीइंग कैरिड आउट, लेकिन जैसे ही वायलेंस का सहारा लिया गांधी वाज डिसहार्टेंड और इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉस्ट मोमेंटम अक्रॉस द कंट्री, जो कि बिहार या फिर दूसरे जगहों से भी पूरी तरह से ये धीमा पड़ गया। जी हैड कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। इसके बाद शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि CDM। एंड फिर इसका क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और CDM में क्या कोर्स ऑफ एक्शन हुआ, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साइमन कमीशन का अराइवल, इसको यहीं तक रखते हैं। और ये जो आपका CDM है, इसका बैकग्राउंड और कॉजेज़ क्या थे, ये सब हम अपकमिंग लेक्चर में नेक्स्ट डे हम देखेंगे। ऑलराइट, और अगेन ये सारे लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं, टेलीग्राम selectcivils@ हमें ज्वाइन करिए। और selectcivils.com पर दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि प्रीवियस ईयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बुक और मॉक टेस्ट, इन जैसे रिसोर्सेज के लिए आप selectcivils.com पे विजिट कर सकते हैं। अगेन आपके फिलो एस्पिरेंट जो कि इंग्लिश मीडियम के हों, खास करके हमने इंग्लिश मीडियम के रिसोर्सेज की कमी देखकर काफ़ी ये क्यूरेटेड लेक्चर्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर को देखकर बनाए गए हैं, आप उनसे शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए। और आपकी किसी तरह के सुझाव या राय हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और बेहतर चीज़ें लेकर आ सकें। बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।